स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो आज की जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है और हमेशा ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। मिनिमम 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर कहीं भी जरा सा भी आपकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से इसे आप समझिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ 4 मीटर सिंपली सपोर्टेड बीम इज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड which will cause a tensile stress of 15 megapascal. Also determine the corresponding compressive stress. मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये W फाइंड करना है, जो सेंट्रल लोड W है ये कितना होगा और करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा, जबकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टेंसाइल स्ट्रेस और ये टेंसाइल स्ट्रेस कितना गिवन है 15 मेगा पास्कल। आप जानते हो मेगा पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है इसको हम लिख सकते हैं मेगा पास्कल। इसमें अब कैसे लिखा जाता है इसको मैंने पहले आपको बताया है। प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियोज़ बनाता हूँ वो आपको मिल जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी लेंथ 4 मीटर है और इस पे लगने वाले सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड को हमें फाइंड करना है। सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड कितना होगा ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस शेप में है। ये आप कह सकते हो, अगर इसको हम लोग पलट दें तो टी बन जाएगा। इसको आप कह सकते हो एक उल्टा टी बना के दिया हुआ है, जिसमें बेस जो फ्लेंज है 150 mm बाई 20 का है और जो हमारा वर्टिकल फ्लेंज है ये 20 बाई 150 mm का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस के लिए, क्योंकि अभी तक जब रेक्टेंगल होता था तो हम लोग आसानी से न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर लेते थे h/2 पे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग न्यूट्रल एक्सिस नहीं फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें इस फिगर का सेंट्रॉइड फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो जो सेंट्रॉइडल एक्सिस होता है आप जानते हो, वही हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो सेंट्रॉइड जब हम लोग फाइंड करेंगे तो अब हम इसे मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को मान लेते हैं सेकेंड रेक्टेंगल। तो मैं ज़्यादा फोकस सेंट्रॉइड पे नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक यूनिट पढ़ चुके हो सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ से आपको पता है सेंट्रॉइड कैसे फाइंड किया जाता है। तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंट्रॉइड फाइंड करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका एरिया जो होगा A1 ये होगा 150 इंटू 20, ये इक्वल टू हो जाएगा 3000 mm स्क्वायर। और A2 जो होगा सेकेंड पार्ट का एरिया, ये भी आपका 150 इंटू 20 होगा और 3000 mm स्क्वायर इसका भी एरिया आएगा। ये 150 इंटू 20 और ये 150 इंटू 20, तो दोनों का एरिया सेम है। अगर हम इसे फर्स्ट यहाँ पे हम इसका रेफरेंस एक्सिस ले लें, बेस पे रेफरेंस एक्सिस अगर हम लेते हैं और सेंटर पे हम इसका वाई एक्सिस ले लेते हैं, तो आप देखोगे ये जो हमारा वाई टी उल्टा टी है ये इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो एक्स बार 0 हो जाएगा, मतलब हमें एक्स बार इसमें नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वाई बार। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन फॉर न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेशन फॉर न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें वाई बार पता होगा। तो वाई बार हमारा होगा A1y1 प्लस A2y2 अपॉन A1 प्लस A2। इस फार्मूले से हम लोग वाई बार फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको A1 बता दिया कितना है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा जो A1 है ये कितना है 3000 और
तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं ये काम नीचे कर लेता हूँ क्योंकि आगे बीम है। तो A1 Y1, तो Y1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे Y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20 प्लस 150/2, तो 20 प्लस 150/2 जो हमारा Y1 होगा ये होगा 20 प्लस 150/2, तो 75 प्लस 20 इक्वल टू 95 mm। तो Y1 हमारा होगा 95 प्लस A2, अगेन A2 इज 3000 इंटू Y2। तो Y2 की अगर हम बात करें तो जो हमारा Y2 होगा ये कितना होगा, ये होगा 20/2। यहाँ पे हम आपको सेंट्रॉइड नहीं सिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रॉइड पे ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जो आपका 3rd यूनिट है वहाँ पे, तो अगर आपने नहीं सीखा है तो उसे पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड तो इसका एक स्मॉल पार्ट है, इस क्वेश्चन का एक स्मॉल पार्ट है। तो Y2 हमारा आ गया 10, तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2, तो बोथ A1 एंड A2 इज 3000 A1 प्लस A2। तो यहाँ से हमारा जो Y बार आएगा, यहाँ से हमारा Y बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5 mm, 52.5 mm। mm इसलिए क्योंकि सभी डायमेंशंस mm में हैं, यूनिट का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये आ गया Y बार। अब हमें ये देखना है कि ये Y बार कहाँ पे आएगा इस फिगर में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 20 और 75 डिस्टेंस यहाँ होगी। तो जो आपका Y2 है, Y1 और Y2, ये तो ये डिस्टेंस हो गए, ये डिस्टेंस आपका क्या था Y1 था, और ये डिस्टेंस क्या था Y2 था, ये डिस्टेंस आपका Y2 था। तो हमारा जो Y बार आया है ये आया है 52.5, तो 20 प्लस 30 आई थिंक यहाँ कहीं पे आएगा जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो ये फिगर का हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये फिगर का न्यूट्रल एक्सिस होगा जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस है। इसमें जो ये डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस की फ्रॉम दिस बेस, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा टेंसाइल रीजन है। अगर हमारी बीम बेंड होगी और हम सैगिंग का केस मान के चलते हैं तो ये जो हमारा रीजन होगा, ये जो हमारा 52.5 है, ये हमारा YT होगा, जो Y बार आया है ये कितना होगा, ये हमारा 52.5 टेंसाइल रीजन में होगा। और ये जो रीजन है, ये ऊपर का रीजन, ये हमारा कंप्रेसिव होगा, इसको हम मान लेते हैं ये कंप्रेसिव रीजन है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर टेंसाइल रीजन है तो इसके ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव रीजन होगा, क्योंकि बीम में सैगिंग का केस मान रहे हैं। तो YT जो आया यही हमारा Y बार होगा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 52.5 mm। तो यहाँ से हमें जो Y बार मिला, यही Y बार हमारा, देयरफॉर वी कैन से YT यानी टेंसाइल डिस्टेंस जो है हमारा, ये कितना होगा 52.5 mm। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें YC, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप जानते हो YT प्लस YC कितना होगा, तो YT प्लस YC होगा 20 प्लस 150, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 170। तो 170 में से अगर हम 170 टोटल डिस्टेंस में से 52.5 माइनस कर दें तो हमें ये जो YC है यानी ये डिस्टेंस है पता चल जाएगा। तो 170 माइनस 52.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 117.5। तो ये हमारी बीम का ये कंप्रेसिव रीजन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या होगा, टेंसाइल रीजन। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रल एक्सिस की, टेंसाइल रीजन की और कंप्रेसिव रीजन की, और उनके डिस्टेंसेस की फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है W, हमें ये W फाइंड करना है। तो W फाइंड करने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, और क्रॉस सेक्शनल व्यू जब हम लोग बेंडिंग इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए एक फार्मूला फाइंड किए थे, अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला था सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू m अपॉन आई। तो यहाँ पे हमें सिग्मा टी पता है, तो हम सिग्मा टी जब यहाँ पुट करेंगे तो y हमारा कौन सा होगा, YT हो जाएगा। सिग्मा टेंसाइल जब हम लेंगे तो y भी हमारा क्या होगा, टेंसाइल। तो टेंसाइल डिस्टेंस हम y का लेके यहाँ से आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सिग्मा टी है, तो और करके मैं लिखता हूँ, सिग्मा टी हमारा कितना है,
हमें गिवन है 15 मेगा पास्कल, दैट इज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपॉन YT। तो हमारा जो टेंसाइल रीजन है ये कितना डिस्टेंस आया 52.5। तो सिग्मा T अपॉन YT इक्वल टू M अपॉन I। तो M कितना होगा, मैंने आपको स्टैंडर्ड केस के M बताए हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैंने कुछ केसेस के आपको बताए हैं कितना होता है, उसी फार्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो लोड है ये सेंट्रल लोड है, तो सेंट्रल लोड के केस में जो M होता है ये होता है WL/4, WL/4। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ M, हम लोग पुट करेंगे WL। तो L कितना है 4 मीटर, 4 मीटर। हमारे सभी डायमेंशंस mm में हैं, ये सभी डायमेंशंस किस में है mm में, तो इसको भी हम लोग mm में चेंज कर लेते हैं। तो 4 मीटर को हम लिख सकते हैं 4 × 1000 अपॉन 4 × I। बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस क्वेश्चन में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तभी इस क्वेश्चन मैं चाहता तो पहले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के यहाँ पे रखा होता, लेकिन मैं जानबूझ के पहले यहाँ स्टार्ट किया जिससे आपके सामने एक प्रॉब्लम आए और आपको ये याद रहे कि ऐसे क्वेश्चन में हमें आई भी फाइंड करना पड़ता है। तो आई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन फॉर MOI दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे दो फ्लेंजेस हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा, I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस की हम बात करें या सेंट्रोइडल एक्सिस की, तो ये इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। और I1 हमारा कितना होगा, I1 हमारा होगा B1 H1 क्यूब बाई 12 प्लस A1 D1 स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया है कि जब D1 हमें फाइंड करना होता है तो आप यहाँ पे क्या करिए Y1 माइनस Y बार। D1 हमारा जो होगा सेंट्रोइडल एक्सिस से फर्स्ट फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस, इस न्यूट्रल एक्सिस से फर्स्ट फिगर के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेकंड माना था Y2 और ये Y1 होगा, गलती से यहाँ Y2 लिखा गया है क्योंकि हम लोगों ने सेकंड इसको मान रखा है नीचे वाले को और ऊपर वाले को फर्स्ट, तो ये Y1 और Y2 है। तो यहाँ पे हमारा A1 और जो D1 होगा ये हो जाएगा Y1 माइनस Y बार स्क्वायर प्लस I2 की अगर हम बात करें तो B2 H2 क्यूब बाई 12 प्लस A2 और यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो जो D2 होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब क्लियर किया हुआ है। हमारी जो D1 डिस्टेंस है वो इस फर्स्ट फिगर के सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस होती है, और जो D2 डिस्टेंस है ये सेकंड फिगर के सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस हमारा D1 और D2 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो D2 होगा ये होगा Y बार माइनस Y2 स्क्वायर, ये होगा। ये फार्मूला हो गया हमारा I1 और I2 के लिए। ध्यान देना, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि Y बार माइनस Y2 क्यों लिखा गया है, तो जैसे आपने यहाँ पे Y1 माइनस Y बार का स्क्वायर किया है वैसे यहाँ पे Y2 माइनस Y बार का स्क्वायर भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर सेम आता है, उससे कोई गलत नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो हमारा B1 है 150, B1 ये फर्स्ट है। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये इसको फर्स्ट लिया हूँ और बार बार कंसीडर इसको कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट है ये वर्टिकल फ्लेंज जो है, तो यहाँ पे B1 कितना हो जाएगा 20 इंटू H1 कितना होगा 150। तो B1 H1 क्यूब बाई 12 प्लस A1 इज 3000 Y1, तो Y1 हम लोगों को कितना आया था 95 माइनस Y बार 52.5 स्क्वायर प्लस B2 इज 150 इंटू H2, तो H2 है हमारा 20 क्यूब बाई 12 प्लस मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ क्योंकि आगे स्पेस कम है, तो इसके आगे ही होगा A2 3000 एंड Y बार माइनस Y2, तो Y बार इज 52.5
माइनस y2 इज 10 स्क्वायर। इसके आगे ही मैंने कंटिन्यू किया है ये टर्म। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस फॉर दिस टी सेक्शन, दैट इज आई। तो आई हमारा यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 16562500 mm पावर 4, 00 mm पावर 4। तो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है 16562500, यहाँ पे पुट कर दिया। अब 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे W। तो यहाँ से W के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, W के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ से फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ और W इक्वल टू तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16562500 अपॉन 1000 इंटू 52.5, 1000 इंटू 52.5। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। तो ये आ रहा है 473.214 न्यूटन, या फिर और W इक्वल टू वी कैन राइट इट एज 4.732 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 4.732। ये इसके बाद के टर्म्स को मैंने निगलेक्ट कर दिया जो 14 था, तो ये किलो न्यूटन आ गया। और ये हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ दैट सेंट्रल लोड विच वन इज एक्टिंग ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, दैट इज दिस W। तो ये हमें मिल गया W। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड हमसे पूछ रहा है कि करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा। तो बहुत आसान है करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना। कैसे, देखिए आप लोग जानते हो, हम लोगों ने पहले, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे समझिए, ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, 2-4 मिनट बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट कट पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं सीधे फार्मूला लिख के आपको वैल्यू बता दूंगा तो उससे काम नहीं होने वाला है। तो आप समझिए, हम लोगों ने एक फार्मूला प्रूव किया था बेंडिंग इक्वेशन में, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, इक्वल टू ई बाई आर, अगर आपको याद हो। और हम लोगों ने एक फार्मूला ये प्रूव किया था सिग्मा अपान वाई इक्वल टू एम अपान आई। फिर दोनों को कंबाइंड करके हम लोगों ने लिखा था सिग्मा अपान वाई इक्वल टू एम अपान आई इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका सिग्मा है, और करके मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर वाई। तो इसमें ई क्या है, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो कि सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो रेशियो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या फिर यहां से ये भी आप कह सकते हो कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बिकॉज दिस ई बाई आर इज कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो अब यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम जानते हैं सिग्मा अपॉन वाई कांस्टेंट होता है, तो हमारा जो सिग्मा कंप्रेसिव अपॉन सिग्मा टेंसाइल, सिग्मा कंप्रेसिव अपॉन सिग्मा टेंसाइल, ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हमारा वाई कंप्रेसिव अपॉन वाई टेंसाइल, वाई कंप्रेसिव अपॉन वाई टेंसाइल, क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा टी इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई टी। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और सिग्मा सी हमें फाइंड करना है, सिग्मा टी हमें पता है, सिग्मा टी हमारा कितना है 15 मेगा पास्कल,
15 मेगा पास्कल इक्वल टू YC। तो कंप्रेसिव हमारा जो ये YC आया था कितना आया था 117.5 अपॉन YT। तो YT हमारा आया था 52.5 या फिर यहाँ से हमारा सिग्मा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117.5 अपॉन 52.5 इंटू 15। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 33.57। आप इसे न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखो, न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखो, या फिर इसी को आप मेगा पास्कल लिख सकते हो। मैंने आपको बताया है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, मेगा पास्कल। न्यूटन पर mm स्क्वायर इज मेगा पास्कल। तो यहाँ से आपका आ गया करेस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो हमारा सेकेंड आंसर है। तो ये दो चीज़ें हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि YC और YT, तो जिन लोगों ने प्रूफ का वीडियो देखा होगा, जब हम लोगों ने बीम को बेंड करके प्रूफ किया था सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू M अपॉन आई, तो इसमें ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, ये न्यूट्रल एक्सिस जो था, इसके ऊपर का रीजन जो था ये कंप्रेसिव था और नीचे का रीजन टेंसाइल था। नीचे का रीजन क्या था, टेंसाइल था, और ऊपर का रीजन कंप्रेसिव था। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस हमारा था इसको हमने लिया YT, और ये ऊपर का जो डिस्टेंस था ये हो गया YC। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर YC और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे YT, टेंसाइल रीजन। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना दिया हो और वो कुछ T सेक्शन, I सेक्शन, L सेक्शन जिस भी शेप का होगा, ऐसे केसेस में हमें किस तरीके से करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस और गिवन लोड हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।